हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने आप को सर्दियों से बचा के रखें। स्पेशली मेरी वो बहनें जो अभी प्रेग्नेंट हैं या जिनकी डिलीवरी हो चुकी हैं, वो लोग स्पेशली अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और मेरे बेबी को भी 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर अपना व्लॉग बनाने में काफ़ी डिले हो गया है, लेट हो गया, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो डिलीवरी व्लॉग प्रेगनेंसी व्लॉग्स हैं वो काफ़ी लाइक किए हैं और काफ़ी उनको पसंद किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी के बाद की जर्नी भी शेयर करूँ। तो स्पेशली मेरा आपने जो फर्स्ट व्लॉग था कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और मेरी प्रेगनेंसी का मुझे कैसे पता चला, वो वाला व्लॉग आपने मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और काफ़ी मेरी फ्रेंड्स को उस व्लॉग से फ़ायदा भी हुआ है अपने सिम्टम्स वगैरह जानने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स को जितना सपोर्ट किया है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के को मेरा डिलीवरी वाले व्लॉग्स भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों को पसंद आएंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और मुझे किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो 2 दिन तक मुझे मिल्क सप्लाई नहीं हुआ था और मेरा जो बेबी था वो बॉर्न होने के बाद ही फ़ॉर्मूला मिल्क पर था। तो 2 दिन तक मतलब उसने फ़ॉर्मूला मिल्क लिया है, क्योंकि मुझे मिल्क नहीं आया, तो दूध नहीं था, तो इस चक्कर में फिर उसको फ़ॉर्मूला मिल्क देना पड़ा, क्योंकि बेबी को तो कुछ ना कुछ चाहिए, उसे तो भूख लगी है और उसकी दूध की रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल करनी ही है। बट आफ्टर 2 डेज़, थर्ड डे मेरा जो मिल्क है वो ऑटोमेटिक दोपहर के बाद लीक होने लगा। दोपहर नहीं, मतलब अराउंड 11 ओ क्लॉक, जैसे कि मेरा 3 तारीख को डिलीवरी हुआ था, तो शाम को तो शाम को भी नहीं हुआ, 4 को भी नहीं हुआ। मेरा थर्ड डे 5 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास मिल्क ऑटोमेटिक लीक होने लगा था। तो मेरी मदर इन लॉ पास में थी, तो मैंने उनको बोला कि मिल्क लीक हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, बेबी को लेके आती हूँ, उसको फ़ीड कराओ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बेबी को फ़ीड कराया था, तो वो थर्ड डे था। तो जो मेरा पहली बार जब बेबी ने लैच किया, फ़ीड किया, तो मतलब उस टाइम जब उसने फ़र्स्ट टाइम सकिंग किया, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी में एकदम से करंट जैसी फीलिंग थी और जैसे नसों से एकदम से ब्लड निकलता हुआ, मतलब मिल्क निकलता हुआ ऐसे फ़ील हो रहा था मुझे। ये 1 मिनट तक या कुछ सेकंड तक का फीलिंग था, उसके बाद ठीक लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। तो जैसे हमें जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, उनको नहीं पता होता ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे लैच करना है। जब मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो मुझे भी लैच करना बताया था उन्होंने कि कैसे लैच करना है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उन्होंने बताया था कि बेबी को कैसे लैच करना है, गोद में कैसे लेना है और उसका सर थोड़ा-सा ऊपर रखना है और लेट कर दूध नहीं पिलाना है, वो सब मुझे बताया था, तो मैंने वो फ़ॉलो किया। तो उन्होंने बताया था कि जब मिल्क ना आ रहा हो, तो भी आपको बेबी को लैच करना है, क्योंकि जब आप बेबी को लैच कराते हैं, तो मतलब दूध अगर ना भी आ रहा हो, तो माइंड को, आपके ब्रेन को एक इंडिकेशन जाता है कि दूध प्रोड्यूस करना है, तो मिल्क सप्लाई होने लगता है। 2 दिन तक मतलब नहीं आया था, तो मेरा उन्होंने जब मेरा डिस्चार्ज हो रहा था, उस दिन उन्होंने वो लैच करके मुझे बताया था कि आपको ऐसे दूध पिलाना है। उसके बाद फिर मैंने घर आने के बाद मुझे ऑटोमेटिक अपने आप ही लीक होने लगा था, जैसे मैंने बताया, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था इसके लिए। तो फिर मुझे क्या हुआ कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो थर्ड डे की ये बात है और मुझे जो मेरे स्टिचेस लगे थे डिलीवरी के में, तो उनमें कोई इन्फेक्शन था या कुछ ना कुछ था, तो मुझे फोर्थ डे मतलब शाम को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था, बट मेडिकेशन पर थी, इतना पता नहीं चला था। पेन किलर्स चल रही थी, तो मुझे इतना पता नहीं चला, बट मुझे सर्दी लग रही थी। कभी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, एकदम से स्वेट होने लग रहा था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप फ़ैन ऑन कर दो। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे भी फ़ैन ऑन मत करो, थोड़ा ये अभी ठीक नहीं है और डिलीवरी के तुरंत बाद ऐसे फ़ैन वगैरह नहीं चलाना चाहिए।
बट मैंने बोला, मेरी मतलब इतना स्वेट हो रहा था कि मेरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल गीले हो रहे थे। मैंने जो बेडशीट ओढ़ने के लिए यूज़ की हुई थी वो भी गीली हो गई थी। तो उन्होंने फिर फ़ैन ऑन किया। 1 दिन मतलब 24 घंटे मेरे ऐसे ही बीत गए थे। अब जब मेरा 5th डे था तो एंड हो गया था, तो उन्होंने बोला मैं एक पैरासिटामोल दे देती हूँ, वो ले लो तुम। तो मैंने एक पैरासिटामोल ली शाम को और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा बेटर लगा। तो नेक्स्ट डे छठी का दिन था, घर में फंक्शन था, बट हुआ क्या, उस दिन मैंने बेबी को फ़ीड नहीं कराया था 5th डे ही, क्योंकि मुझे लगा फ़ीवर हो रहा है तो बेबी को शायद फ़ीड नहीं कराना चाहिए, कभी उसको भी कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट बेबी है तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैंने उसको फ़ीड नहीं कराया। अब उसको फ़ीड ना कराने की वजह से मेरे जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर क्या हुआ, फैट इकट्ठा हो गया। वो जो फैट क्या नहीं था, वो जो मिल्क था वो वहाँ पर डिपॉज़िट हो गया दोनों अंडर आर्म्स में। तो वहाँ पर जो डिपॉज़िट होके ऐसे मोटे-मोटे मेरी गाँठी सी वहाँ पर बन गई। तो फिर छठी वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे हॉस्पिटल, उन्होंने बोला, खुद ही बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, ये एकदम से। और वो जो मिल्क डिपॉज़िट हुआ था वो बहुत हार्ड हो गया था। अब वो इतना हार्ड हो गया था, इतना पेनफुल था कि मैं हाथ ऐसे कर ही नहीं पा रही थी, मेरे हाथ ऐसे हो गए थे दोनों। अब ये 24 आवर्स हो गए थे, अब मैंने बेबी को फ़ीड नहीं कराया था, तो उसमें मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये आपका मिल्क डिपॉज़िट हो गया है। और उन्होंने मेरा फ़ीवर चेक किया तो 104 मेरा फ़ीवर था। तो मुझे फिर उन्होंने ड्रिप लगाई और मतलब कुछ इंजेक्शंस दिए, तो जिसकी वजह से फिर मुझे वहाँ 3 घंटे के अराउंड मैं वहाँ पर एडमिट रही। और फिर मैं दोपहर को गई हुई, शाम को आई। तो उसके बाद मेरा फ़ीवर थोड़ा नॉर्मल हुआ और उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए फिर पैरासिटामोल्स दी थी। बट बोला उन्होंने कि आपको चाहे कोई भी फ़ीवर आए या कोई पेन हो या कोई भी दिक्कत हो, आपको बेबी को फ़ीड ज़रूर कराना है। आपकी बीमारी का बेबी पर कोई असर नहीं होगा, आपको फ़ीड 100% कराना है। तो फ़ीड कराना फ़ीमेल्स के लिए, मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फ़ीड नहीं कराते हैं और दूध की सप्लाई अच्छी हो रही है और फ़ीड नहीं कराते हैं उसके बाद भी, तो मदर्स को भी अपनी हेल्थ पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। मैंने खुद देखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिल्क ऐसे डिपॉज़िट हो गया था और दूध ना पिलाने की वज़ह से मेरा फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। नॉर्मल था, बट अगर मैंने दूध नहीं पिलाया था बहुत हाई हो गया था। और साथ ही साथ मेरी ब्रेस्ट जो है वो बहुत हार्ड हो गई थी। लाइक जैसे आप पत्थर इस तरह की हो गई थी, बिल्कुल हार्ड। और मतलब मुझे हिलने-डुलने में भी बहुत पेनफुल था वो टाइम। तो उसके बाद मैंने फ़ीड कराना बंद नहीं किया और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फ़ेस हुई थी। जैसे कि मुझे पता नहीं था कि बेबी को एकदम से जैसे फ़ीड वो कर रहा है और बहुत कुछ घंटों के बाद कर, मेरा बेबी क्या है, जब छोटा था तो वो 6-7 घंटे के लिए इकट्ठा सो जाता था। कुछ बच्चे होते हैं जो इतना लंबा सो जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं भी सोते हैं, अलग-अलग होते हैं बेबीज़। तो मेरा बेबी 6-7 घंटे सो जाता था और जब वो उठता था तो उसको एकदम से भूख लगी होती थी, तो वो बहुत स्पीड से दूध पीता था। उसकी वजह से क्या होता था, उसको एकदम से मतलब साँस लेते-लेते दूध में खाँसी आ जाती थी या कुछ। तो बीच-बीच में मैं जैसे उससे ब्रेस्ट को हटाती थी, ताकि वो ज़्यादा जल्दी से ना पिए और उसको खाँसी वग़ैरह ना आए और दूध उल्टा ना गिरे। तो मैं उसको बीच-बीच में निकालती रहती थी, ताकि वो थोड़ा साँस ले पाए बीच में, क्योंकि एक साँस होके पीता था। तो होता क्या था, जैसे ही मैं ब्रेस्ट को ऐसे खींचती थी तो वो मुँह में दबा होता था और मुझे पता नहीं था कि कैसे निकालना होता है। तो मैं खींचती थी तो मेरा वहाँ पे निप्पल क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक हो गया था और कट टाइप हो गया था। तो मैंने जैसे अपने मदर इन लॉ को बताया तो उन्होंने बोला, इसको दाँत तो है नहीं, फिर तेरा कट कैसे लग गया? बट जो उसके मसूड़े हैं उसी से ऐसा हो गया था कि जैसे मतलब कट लग गया हो। तो बहुत हार्ड हो जाते हैं बेबीज़ के सकिंग करने के बाद, मतलब मसूड़े जो होते हैं। बट हुआ यही था, मुझे बड़ा पेनफुल लग रहा था। फिर मैंने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया, आप बेबी के ऐसे मुँह में फिंगर डाल के फिर हटाया करें, या आप धीरे-धीरे से छुड़वाएँ, एकदम से ऐसे खींचोगे तो वो पेनफुल रहेगा। तो ये एक गलती है जो न्यू मॉम्स करती हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान दें। एकदम से ऐसे आप ब्रेस्ट को ना खींचें, तो उससे काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। पहली ये थी कि मैंने फ़ीवर आया तो उसको फ़ीड कराना बंद कर दिया कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी ये कि जैसे आप एकदम से ब्रेस्ट को खींचते हैं, वो गलती आप ना करें। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे
मतलब मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, तो मुझे पेन होती थी एकदम से बैठने में, उठने में। तो रात को बेबी बीच में उठता था, वो शाम को सोता रहता था और रात को बीच में उठता था 2 से 3 बार। तो मेरी मदर इन लॉ जब मुझे उठाती थी तो कि बेबी को फ़ीड कराओ, तो मुझे कई बार अजीब लगता था कि अब मुझसे नहीं, मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन करती थी, मेरे हाथ-पैरों में एकदम से दर्द होने लगता था और मतलब मेरे स्टिचेस भी पेन करते थे। तो मैं उनको बोलती थी, आप इस बेबी को फ़ॉर्मूला मिल्क पिला दो, मुझसे नहीं बैठा जा रहा है। तो वो मुझे बोलती थी कि बेबी को ऐसे बॉटल की आदत पड़ जाएगी और मत पिलाओ उसको, आप अगर मिल्क सप्लाई अच्छा है तो तुम उसको ब्रेस्ट फीड ही कराओ। बट मुझसे बैठा नहीं जाता था उस टाइम, मुझे रात को बहुत प्रॉब्लम होती थी, एकदम स्टिफ़ हो जाती थी बॉडी मेरी। मुझे तब अजीब लगता था और मतलब मैं उनको बोलती थी, वो इतनी अच्छी थी, वो उसको उठ के फ़ॉर्मूला मिल्क बना के भी दे देती थी कि तुझे प्रॉब्लम है, तुम्हें तो तुम रहने दो, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। बट मैं यही बोलूँगी, अगर किसी की मिल्क सप्लाई अच्छी है, तो आप ब्रेस्ट फीड कराएँ। मुझे भी ये 15 डेज़ के बाद, 2 वीक्स के बाद ये बात समझ आ गई थी, क्योंकि बेबी अगर फ़ॉर्मूला मिल्क पी लेता था, तो वो सो जाता था और फिर अगर उसको 2 घंटे के बाद पीना था, 2 घंटे मैंने नहीं पिलाया, वो 2 से 3 घंटे फिर सो गया, तो 5-6 घंटे के बाद मेरा मिल्क ऑटोमेटिक लीक होने लगता था ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती थी क्योंकि उस टाइम दूध ज़्यादा बन रहा होता है, बेबी कम पी रहा होता है। तो उसकी वजह से मेरी ब्रेस्ट ज़्यादा हेवी हो जाती थी और मुझे बहुत पेन होता था। तो मैंने 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि नहीं, अब आप फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दोगे, अब मैं ब्रेस्ट फीड ही कराऊँगी जब भी वो उसकी डिमांड होगी। तो फिर मैंने फ़ॉर्मूला मिल्क बंद कर दिया था और फ़ॉर्मूला मिल्क सिर्फ़ नाइट में होता था, कभी-कभी देते थे उसको, अदरवाइज़ नहीं देते थे। और इवन मेरे बेबी को भी 3 महीने होने को हैं, अब मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। फ़ॉर्मूला मिल्क मुझे याद भी नहीं है मैंने कब दिया था। तो अगर कभी बाहर जाना हो या कोई आप घर में नहीं हो तो आप दे सकते हैं। या वो मदर्स, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी फीमेल्स को कि मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं है या दूध नहीं बन रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी होममेड रेमेडीज़ हैं जो आप दूध बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका दूध नहीं बन रहा है तो आप इस बात का स्ट्रेस ना लें कि बेबी फ़ॉर्मूला मिल्क पी रहा है या मेरा ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है। तो आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। आप अच्छा-अच्छा सोचें और साथ में आप बेबी को लैच ज़रूर कराएँ। दूध आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कोशिश करें दिन में 2-4 बार उसको लैच कराएँ। उससे क्या होगा, जब आप बेबी को लैच कराएँगे तो बेबी की जो बॉडी ब्रेस्ट फीड आप करने की वो कोशिश करेगा, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और जब ब्रेन को सिग्नल जाता है तो वो कोशिश करता है कि मिल्क प्रोड्यूस करे। तो थोड़ा-थोड़ा सप्लाई हो जाता है और जितना पॉसिबल हो ब्रेस्ट फीड कराएँ। अदरवाइज़ फ़ॉर्मूला भी दे सकते हैं, आजकल फ़ॉर्मूला बहुत लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो टच वुड मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। गॉड गिफ्ट समझ सकते हैं आप कि कुछ लोगों को मिल्क सप्लाई में दिक्कत नहीं है, और जब आपका बेबी आपकी बॉडी से मिल्क ले रहा होता है, आप समझ नहीं सकते कि वो एक इतना खुशी वाला पल होता है कि आप अपने बेबी को फीड करा पा रहे हैं और बेबी मतलब फुलफिल हो रहा है, उसका हंगर, एपेटाइट आप शांत कर पा रहे हैं, बॉडी जनरेट कर रही है इतना मिल्क। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करा पा रही हूँ और मुझे बाहर से उसके लिए कुछ ऐसे दूध की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो ये गॉड का जो गिफ्ट है, बहुत ही अमेज़िंग होता है कि आपकी बॉडी में उस मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो रखी है कि मिल्क सप्लाई होता रहता है। तो बस आपको अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी शेयर की है, मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मुझे जो मेरा 40 डेज़ था, वो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मतलब इतना लंबे रेस्ट पे थी और एक रूम में रहना, रूम से वॉशरूम, वॉशरूम से रूम तक, तो मेरे लिए मतलब ये डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस थी। बट मैं अपना ये वाला जो 40 डेज़ का पीरियड था ना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि 40 डेज़ मेरे जो सवा महीना होता है,
वो कैसा रहा और क्या मैंने खाया पिया था उसमें, मेरी केयर कैसी हुई थी और स्ट्रेस लेवल क्यों था मेरा हाई, वो सब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने सिर्फ़ यही बताना था कि आप क्या प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी, बस आप लोग ये ध्यान रखें, आप बेबी को टाइमली ऑन डिमांड उसकी फ़ीड कराएँ और कोशिश करें हर 2-2 घंटे में, जब बेबी छोटा होता है 2-2 घंटे में उसको फ़ीड कराने की कोशिश करें। क्योंकि बेबी छोटा होता है, उसका पेट भी छोटू-सा होता है बिल्कुल, और जब छोटू-सा पेट होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है और उसने अगर सुसु-पोटी कर ली, तो उतने में ही वो खाली भी हो जाता है। या थोड़े वो हाथ-पैर मार लेगा, कुछ देर खेल लेगा तो उतने में भूखा हो जाता है। तो कोशिश करें हर 2 घंटे में उसको ज़रूर फ़ीड कराएँ। बट कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लंबे भी सो जाते हैं, और जैसे मेरा बेबी, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मेरा बेबी 6 टू 7 आवर्स सोता था। इवन जब वो फर्स्ट टाइम इतना लंबा सोया था, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब ने उसको खूब हिला-हिला के उठाया था, वो नहीं उठा था। कि अब तुझे 5-6 घंटे हो गए हैं, फ़ीड करना चाहिए बेबी को, वो नहीं उठ रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि पता नहीं बेबी को क्या हो गया, क्योंकि उसको हिला रहे थे तो वो भी कोई रिएक्शन नहीं था। तो मैंने मतलब कोई नहीं था मेरे पास, बेबी को देके चले गए थे कि ये नहीं उठ रहा है, सो रहा है अभी, सोने दो। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं होते थे, तो मैंने आधा पौना घंटा रोते हुए उसको उठाया। मुझे रोना आ रहा था लिटरली कि क्या हो गया, और आधा पौना घंटा मैंने उसको खूब हिला-हिला के और पता नहीं क्या-क्या जतन करके मैंने उसको उठाया, वो उठ गया। तो जब मैं नेक्स्ट विज़िट डॉक्टर के पास गई थी, मेबी नेक्स्ट डे ही था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था इस बारे में, तो उन्होंने बोला था, उनकी एक ही लाइन थी कि आप 8-9 घंटे एक साथ सोते हो ना रात में, अगर बेबी एक बार सो जाता है, एक दिन या रात में एक बार 7-8 घंटे, 6 घंटे सो गया, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेबी टू बेबी वेरी करता है। तो मैंने उनको बताया, मेरी मदर इन लॉ तो बोलती है कि बच्चा इतना लंबा नहीं सोता है और ये ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी अगर 5-6 घंटे, 7 घंटे सो भी जाता है 24 घंटे में एक बार, तो वो गलत नहीं है, वो बेबी टू बेबी वेरी करता है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, ठीक है, अदरवाइज़ मैं फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। कि तो आप लोग ध्यान रखें, अपने बच्चे का पैटर्न आपको कुछ दिनों के बाद समझ आ जाता है। स्पेशली जो फ़ीड का पैटर्न होता है, वो आपको समझ आ जाता है। स्टार्टिंग के 15 डेज़, 20 डेज़ तो आपको समझ ही नहीं आएगा बेबी का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद आपको समझ आएगा कि बेबी 2 घंटे में भूख की डिमांड कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, तो जैसे उसको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग आप फ़ीड कराएँ। और बस ध्यान रखना है आपको, अगर आपका, एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर कुछ जो फीमेल्स होती हैं, मोम्स होती हैं, उनकी जो निप्पल होती है वो क्रैक हो जाती है और बहुत ज़्यादा सोर हो जाती है, तो आप कोशिश करें उस टाइम पे थोड़ा-सा ध्यान से पिलाएँ, या उस वाली ब्रेस्ट को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़ा-सा आप रिलैक्स करें ताकि वो थोड़ा-सा हील हो जाए। क्योंकि अगर वो ज़ख्म बन जाएँगे तो आप फिर वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी ब्लीडिंग हो जाती है कुछ ऐसा, तो फिर अवॉइड करें, उस टाइम पे आप फ़ीड ना करें उस वाली ब्रेस्ट से। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और आपको निप्पल्स को प्रॉपर्ली क्लीन रखना है, क्योंकि बेबी सक करता है, तो अगर आप क्लीनिंग वहाँ की नहीं रखेंगे तो वो डर्ट सारी अंदर जाती है बेबी के, और बेबी को फिर इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो आप अच्छे से क्लीन करके रखें। मैंने प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखा था। और जब आप फ़ीड करा दें तो उसके बाद जो बेबी का एरिया होता है, माउथ का, लिप्स के अराउंड, तो वो सब आपको अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है उसको। कई बार बेबी को फिर कुछ दाने-वाने निकल आते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। तो आई होप आप मेरे पॉइंट्स समझ गए होंगे कि क्या कुछ आपको ध्यान रखना है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और कौन-कौन सी गलतियाँ आपको ब्रेस्ट फीड के दौरान नहीं कराना है। और स्पेशली जब आप फीड करा रहे होते हैं तो आपको बेबी को ऐसे लैच करना है। उसका सिर ऊपर की तरफ होना चाहिए और आप बॉडी नीचे की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ करके पिलाते हैं तो बेबी का जो मिल्क है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है और उसको गैस नहीं बनता है। और जो बेबी को आप सकिंग कराते हैं तो सक कराते वक़्त निप्पल पूरा बेबी के अंदर होना चाहिए, ऐसे आगे का पोर्शन ही ना हो अंदर, क्योंकि अगर पूरा निप्पल अंदर जाता है तो एयर अंदर कम जाती है और उससे गैस्ट्रिक के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ा-सा पोर्शन अंदर जाता है तो फिर हवा ज़्यादा अंदर जाती है, तो उससे गैस बनने लगती है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम कराया था, मतलब फर्स्ट वीक तक मुझे
ज़्यादा पता नहीं था, तो जब मैं फ़ीड कराती थी तो मेरा थोड़ा-सा पार्ट ही अंदर जाता था, तो मुझे गाइड नहीं किया किसी ने। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी छठी वाले दिन, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी को बुलाओ आप। मेरे हस्बैंड सिर्फ़ मुझे लेके गए थे, तो उन्होंने कहा बेबी को बुलाओ। तो फिर उन्होंने कहा मुझे लैच करके दिखाओ आप कैसे करते हो, और आपको फ़ीवर आया, आप अभी यहीं पर फ़ीड कराओ, और ये ब्रेस्ट फ़ीड ना करा नहीं कराया है आपने फ़ीवर की वज़ह से, तो आपका फ़ीवर ज़्यादा बढ़ गया है और ये मिल्क डिपॉज़िट हो गया है, तो मेरे सामने फ़ीड करा के दिखाओ। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के सामने फ़ीड कराया उस दिन, तो उन्होंने बोला आपका लैच ठीक नहीं है और आप लैचिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो। फिर उन्होंने निप्पल को कैसे इंसर्ट करना है, कितना पोर्शन इंसर्ट करना है, वो सब बताया। तो निप्पल का जो डार्क एरिया होता है वो कोशिश करें कि पूरा अंदर जाए, थोड़ा-सा बचे, इतना जितना बेबी ईज़िली कर पाए उतना आप इंसर्ट करें उसको, ताकि वो अच्छे से फ़ीड कर पाए और उसके लिए ईज़ी हो जाए। अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा करेंगे तो बेबी के लिए मुश्किल भी है और आपको थोड़ा-सा इंजरी होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और बेबी की गैस्ट्रिक कोलिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप अच्छे से फ़ीड कराएँगे तो वो कोलिक की प्रॉब्लम से भी बच जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इन सब गलतियों को आप ना करें जो गलतियाँ मैंने की थी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने 40 डेज़ कैसे बिताए थे, और मेरे फर्स्ट 40 डेज़ आफ्टर डिलीवरी क्या कुछ मैंने खाया पिया था, और मैं क्यों, मुझे डिप्रेशन जैसा लग रहा था, क्यों मेरे थॉट्स इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा था। वो सब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपनी शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और कोई भी आपके आफ्टर डिलीवरी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हों तो वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को मेरी ये वीडियो सुनने के बाद उनको पता चले कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी।